एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था रोशनगढ़। उस राज्य में एक बड़ा और रोबदार महल था जहां नवाब परिवार रहता था। उस महल की रसोई के कोने में जहां धुआं उठता रहता था वहां एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा। वो नवाब सलीम अली खान की इकलौती बेटी थी। मेहरुन्निसा अपने हाथों में लकड़ी का चम्मच पकड़े बुरा सा मुंह बनाते हुए चूल्हे पर रखी देगची में चाय की पत्ती डाल रही थी। उसके होंठ बड़बड़ाहट में हिल रहे थे। लकड़ियों से उठता धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, मगर उसका गुस्सा धुएं से कहीं ज्यादा तेज था। झुंझुलाकर वो मन ही मन बोल रही थी कि क्या मुसीबत है इस इंसान को। जब देखो महल में चला आता है। पढ़ाई में असफल मैं हो रही हूं, लेकिन समस्या उसे है। अब्बू जान ने बस एक बार कहा था कि मेहरुन्निसा को पढ़ा देना, और ये राजकुमार तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरा बस चले तो अभी के अभी महल से निकाल दूं, मगर क्या करूं, बड़े नवाब साहब की वजह से मजबूर हूं। उनका बेटा न होता तो आज मैं उसे बता देती कि मेहरुन्निसा कौन है। चीनी के मिट्टी के बर्तन को खोलते ही उसने जोर से चम्मच उसमें मारा जैसे गुस्सा चीनी के दानों पर उतार रही हो। तभी रसोई के दरवाजे से उसकी अम्मी जान नाजिशा बेगम अंदर आईं, हाथ में आटे की थाली लिए। कदमों की आहट पर मेहरुन्निसा ने चौंक कर उनकी ओर देखा, क्योंकि तायजाद राजकुमार के आने के बाद अम्मी जान का उसके पास से उठ जाना तो नामुमकिन था। वो कुछ कहती, इससे पहले ही अम्मी जान ने जल्दी से कहा कि अरे मेहरुन्निसा, पराठा भी बना देना। तायजाद राजकुमार खाकर जाएंगे और चाय अच्छी बनाना। पिछली बार तुमने चाय इतनी बेस्वाद बनाई थी कि मुझसे तो घूंट तक नहीं लिया गया था। मगर वह राजकुमार एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप पूरी चाय पी गए। मेहरुन्निसा पलटकर झुंझुलाहट में बोली कि क्या मुसीबत है अम्मी जान? ये राजकुमार क्यों आते हैं हमारे महल में? आखिर इनकी समस्या क्या है? अब्बू जान ने बस एक बार कहा था कि मेहरुन्निसा को पढ़ा देना, मगर ये राजकुमार मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं पढ़ना तायजाद राजकुमार से। आप उनसे कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। मेरे लिए तो ये अजाब बन गए हैं। और कौन सा पिछली साल मैं परीक्षा में सफल हो गई थी। अगर इतने ही अच्छे उस्ताद हैं तो सफल क्यों नहीं करवा पाए? असफल क्यों हो गई मैं? नाजिशा बेगम ने तुरंत आंखें तरेर कर डांटते हुए कहा कि तमीज से बात करो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अदब लिहाज नहीं है। ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वो तुमसे बड़े हैं और राजघराने के युवराज हैं। तुम उन्हें इस तरह पुकार रही हो। 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। एहसान मानो उस राजकुमार का जो तुम्हारे लिए अपने व्यापार के समय से वक्त निकालते हैं। मगर नहीं, तुम जैसे नाशुक्रे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, तभी आगे नहीं बढ़ पाते। मेहरुन्निसा के चेहरे पर जिद और गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। चम्मच चाय में घुमाते हुए उसने तेज लहजे में कहा कि मैंने कब कहा कि मेरे लिए समय निकाला जाए? मैंने जब कह दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर क्यों मुझे जबरदस्ती दोबारा परीक्षा दिलाई जा रही है? वो भी इनके कहने पर। यह राजकुमार मेरे सिर पर क्यों सवार हैं? मैं खुद अब्बू जान से कहूंगी कि मुझे इनसे शिक्षा नहीं लेनी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, बस डांटते रहते हैं, ऊपर से हुक्म चलाते हैं कि मेरे लिए चाय बनाओ, पराठे लाओ। मैं इनकी शिष्या हूं या सेविका? नाजिशा बेगम ने ऊंची आवाज में कहा कि बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अगर यही जुबान अपनी परीक्षा के लिए इस्तेमाल कर लो तो वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हारी कामयाबी की मिठाई बांटेंगे। कम से कम बुनियादी शिक्षा तो पूरी कर लो। वो भी तुमसे पूरी नहीं हो पा रही, दोबारा असफल हो चुकी हो। वो तुम्हें पढ़ाने आते हैं तो तुम्हारे बाप का कितना धन बचता है, वरना इतना महंगा उस्ताद लगता। कोई एहसास है तुम्हें अपने बाप का? मगर नहीं, उसके लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो तुम। मेरा बस चले तो अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊं। सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर हूं, वरना सही तमीज सिखाती तुम्हें। मेहरुन्निसा मुंह बिगाड़ते हुए धीमी आवाज में बोली कि हाँ, सारे एहसान तो तायजाद राजकुमार को ही हैं। पता नहीं अब्बू जान ने क्या सोचकर उनसे कह दिया। इतना डांटते हैं। आज भी परीक्षा है जो मुझे याद नहीं। पता नहीं कैसी सजा देंगे। कल भी कहकर गए थे कि अगर परीक्षा याद नहीं हुई तो छोड़ूंगा नहीं। सच कह रही हूं अम्मी जान, ये उस्ताद नहीं बल्कि मेरी जान का अजाब है, आप माने या न माने। नाजिशा बेगम तुरंत बोली कि हाँ, तो अगर मेहंदी लगाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाती तो तुम परीक्षा याद कर लेती। हर वक्त सजने संवरने में लगी रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां पढ़ाई में दिल लगाती हैं, मगर तुम श्रृंगार, जेवरात, रंगीन चूड़ियां, इन्हीं सब में उलझी रहती हो। इन सब से बाहर निकलो तो पढ़ाई की तरफ भी रुझान हो। मेहरुन्निसा के माथे पर बल पड़ गए। उसने चूल्हे से नजर हटाकर अम्मी जान को घूरते हुए कहा कि बस अम्मी जान, हर वक्त मुझे ही ताने देती रहती हैं आप, जैसे मेरा कुछ बनने वाला ही नहीं। आप देख लेना
एक दिन आप मुझे देखकर गर्व करेंगी और कहेंगी कि मेहरुन्निसा जैसी कोई नहीं। नाजिशा बेगम ने आटे की थाली जोर से रखी और बोली कि चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें बहुत निराली होती हैं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी इन निराली बातों पर बर्बाद करूं। तुरंत पराठा बनाओ और लेकर आओ, मैं उसके साथ ही दीवानखाने में बैठी हूं। मेहरुन्निसा ने दांत भींचकर चम्मच देगची में मारा और मुंह फुलाकर फिर से चूल्हे की तरफ ध्यान दिया। उठती भाप से उसका चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप आटे की टिक्की बेलते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि कितनी आज़ादी है मुझे इस महल में, हर बात पर ताने, हर वक्त तायजाद राजकुमार की तारीफ। देखना, एक दिन इन्हें अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। रसोई में आटे और प्याज की खुशबू फैली हुई थी। चाय की महक भाप के साथ मिलकर वातावरण में घुली थी। बाहर दीवान खाने में पंखे की जगह हाथ का बड़ा पंखा हिलाया जा रहा था, जहां तायजाद राजकुमार किताबें खोले बैठे मेहरुन्निसा का इंतजार कर रहे थे। मेहरुन्निसा ने आटे की टिक्की बेलते हुए जोर से बेलन पटका, जैसे गुस्सा उसी लकड़ी पर उतार रही हो। उसकी सांस तेज हो रही थी, मगर आंखों में एक जिद्दी चमक थी। देखना, आज जानबूझकर कुछ नहीं पढ़ूंगी। खुद ही समझ लें कि मुझे पढ़ाई से कितनी नफरत है। ये बला हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती है। नाजिशा बेगम आखिरी बार रसोई से निकलते हुए बस एक नज़र उस पर डालकर सिर झटकते हुए बाहर चली गईं। मेहरुन्निसा ने जलती आंखों से चाय के प्याले में छन्नी घुमाई और खुद से बड़बड़ाई कि यह चाय भी उसकी किस्मत की तरह कड़वी ही बनेगी। देख लेना, कुछ भी अच्छा नहीं दूंगी। कुछ देर बाद दीवान खाने की खिड़की से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी। हाथ के पंखे की आवाज़ सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मेज़ पर किताबें फैली थीं और तायजाद राजकुमार नोट्स लिखने में मग्न थे। उनके चेहरे पर ध्यान की ऐसी गहराई थी जिसने मेहरुन्निसा के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे याद नहीं था कि आज की परीक्षा है, और यही बात उसे भीतर ही भीतर डरा रही थी। रसोई में चाहे जितना झुंझलाती रहे, मगर वो भली भांति जानती थी कि इस सख्त राजकुमार के सामने जाते ही उसकी जुबान बंद हो जाएगी और एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा। कुछ पल बाद वो हाथ में लकड़ी की ट्रे लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सीधे तायजाद राजकुमार पर पड़ी। देखने में वो बला के खूबसूरत थे, जैसे कमरे की सारी रोशनी उन्हीं के चारों ओर सिमट गई हो। खुदा ने उन्हें बड़े फुर्सत से गढ़ा था। लंबा चौड़ा कद, मजबूत कसरती जिस्म, कुर्ता पाजामा पहने वो उस पल राजकुमारों को भी मात दे रहे थे। मेहरुन्निसा ने झिझकते हुए ट्रे मेज़ पर रखी और धीरे से बोली कि यह खा लीजिए, उसके बाद पढ़ा दीजिएगा, अम्मी जान कह रही थीं। तायजाद राजकुमार ने एक नज़र उसकी ओर देखा, आंखों में सख्ती झलक रही थी। फिर किताब पर झुकते हुए बोले कि हाँ, खा रहा हूं, लेकिन तुम काम करो, पहले ये हिसाब हल करो और मुझे दिखाओ, फिर आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। और ये बताओ, आज की परीक्षा याद की है या नहीं? मेहरुन्निसा ने डर के मारे तुरंत सिर झुका लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नरम मगर हिचकते स्वर में बोली कि तायजाद राजकुमार, दरअसल मैं याद करने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। इस वजह से उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि तायजाद राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो गरजते स्वर में बोले कि तमीज़ से बात करो, इस वक्त मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मुझे हुजूर कहकर बुलाओ। यह राजकुमार क्या होता है, जरा सी भी तहजीब नहीं है तुम में। कल भी मना किया, कहा, फिर भी मेरी बात की परवाह नहीं। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से राजकुमार सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम प्यार की भाषा समझती ही नहीं हो। मेहरुन्निसा पल भर के लिए हतप्रभ रह गई। आंखों में हैरानी उतर आई, मगर सिर झुकाकर धीरे से बोली कि जी हुजूर, आइंदा ख्याल रखूंगी। आपको हुजूर कहने की आदत नहीं है, इसलिए राजकुमार कह जाती हूँ। वह बोलने की आदी थी, इसलिए चुप रह पाना उसके लिए मुश्किल था। तायजाद राजकुमार ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई, हाथ बांधे और सख्त स्वर में बोले कि अब बताओ, परीक्षा याद की है या नहीं? फालतू बातें करने से शिक्षा का वक्त बर्बाद मत करो। अगर यही जुबान तुमने परीक्षा के वक्त इस्तेमाल की होती तो आज कम से कम कुछ अंक लेकर इस दोबारा परीक्षा को सफल कर लेती, मगर नहीं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बेकार अपनी जुबान चलाना जानती हैं। मेहरुन्निसा धीमे स्वर में बोली कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए याद नहीं कर पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे संभाले, क्योंकि तायजाद राजकुमार के तेवर साफ गुस्से में थे। उसकी हथेलियां अब पसीने से नम हो रही थीं। तायजाद राजकुमार ने आंखें सिकोड़कर उसे गहराई से देखा, फिर होठों पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर बोले कि वो तबीयत मेहंदी लगाते समय क्यों नहीं खराब हुई थी। वो सब काम तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, मगर पढ़ाई की बारी आती है तो बेगम साहिबा की तबीयत बिगड़ जाती है। होश के नाखून ले लो, वरना अगर मुझे तुम्हें होश दिलाने पर आना पड़ा तो बहुत पछताओगी। ये जुमला सुनते ही मेहरुन्निसा बुरी तरह सहम गई।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया, नजरें फर्श पर जम गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। पीठ पीछे वो चाहे कितनी भी बड़ी फनकार बनी रहे, लेकिन सामने आते ही उसकी जुबान बंद हो जाती थी। ताइजाद राजकुमार ने मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा कि क्या मैं यहाँ खेलने आता हूँ? किस लिए तुम्हें परीक्षा देता हूँ जिसे तुम नज़रअंदाज कर देती हो? पढ़ाई को तुमने खेल बना रखा है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां शिक्षा पूरी कर रही होती हैं और तुम अभी तक बुनियादी शिक्षा में ही बैठी हो। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में या नहीं? पिछली बार भी तुम्हारी परीक्षा सफल हो सकती थी अगर तुम ईमानदारी से पढ़ लेती, मगर नहीं, तुम्हें मुझे तंग करने में मजा आता है। क्या मुझे तुमने कोई फालतू इंसान समझ लिया है जो हर वक्त तुम्हें पढ़ाने आता रहूंगा? मेहरुन्निसा ने घबराकर सिर उठाया और कांपती आवाज में बोली कि मैं क्या करूं? जब भी परीक्षा याद करने के लिए बैठती हूं, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं तो आप लोग क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं? आपकी ये मनगढ़ंत बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ताइजाद राजकुमार ने सख्त निगाहों से देखते हुए कहा कि अब तुम्हारा ध्यान मैं ही पढ़ाई में लगाऊंगा। बस, अब बहुत हो गया। अगर तुमने ये परीक्षा कल याद करके नहीं दी तो याद रखना, मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अभी मेरे गुस्से का एहसास नहीं है। मेहरुन्निसा घबराकर तुरंत बोली कि जी अब नहीं होगा। उसके लहजे में डर साफ छलक रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कानों में बज रही हो। ताइजाद राजकुमार ने गंभीर मगर सख्त स्वर में आगे कहा कि निकालो किताब, कुछ बिंदु समझा रहा हूं। इससे परीक्षा याद करने में आसानी होगी। अगर फिर भी नहीं किया तो बता रहा हूं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहरुन्निसा चुपचाप मेज के किनारे बैठ गई, सिर झुकाकर किताब खोलने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे पन्ने पलटते वक्त भी उसका डर झलक रहा हो। कमरे में किताबों की खुशबू और चाय की भाप मिलकर भारी सा वातावरण बना रही थी। मेहरुन्निसा के होंठ सिले हुए थे और आंखों में सहम जाने का भाव था। दूसरी ओर ताइजाद राजकुमार की आंखों की कठोरता और आवाज की तीखी गूंज ये ऐलान कर रही थी कि अब खेल खत्म और केवल पढ़ाई बाकी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत इन दोनों के लिए क्या फैसला कर चुकी है। 1 घंटे बाद दीवान खाने में लगातार पढ़ाने के बाद जब मेहरुन्निसा की आंखों में झुंझलाहट और चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी तो ताइजाद राजकुमार ने किताब बंद की और सीधे खड़े हो गए। वो उसे हमेशा तभी तक पढ़ाते थे जब तक वो थक न जाए। जैसे ही महसूस करते कि अब वो उबने वाली है, वो पढ़ाई रोक देते। उन्होंने मेज पर रखी कलम उठाई, नोट समेटे और शांत कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाज़ा खुलते ही हल्की ठंडी हवा का झोंका मिला, जैसे घंटों की घुटन के बाद एक पल को सुकून आ गया हो। अभी वे बाहर निकले ही थे कि दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और नाजिशा बेगम सामने आ गईं। उनके हाथ में एक रुमाल था जिसे वे धीरे धीरे मरोड़ रही थीं। ताइजाद राजकुमार ने अदब से सिर झुकाया। वो हमेशा खुदा हाफिज कहकर निकलते थे, मगर आज व्यापार में महत्वपूर्ण बैठक थी इसलिए चुपचाप जा रहे थे। शायद दरवाज़ा खुलने की आहट पर नाजिशा बेगम को अंदाज़ा हो गया था। करीब आते ही उन्होंने प्यार भरे स्वर में पूछा कि जा रहे हो बेटा? ताइजाद राजकुमार ने सिर हिलाया। जी, बस निकल रहा हूँ। आज व्यापार में बैठक है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और राजकुमारी ने आज फिर परीक्षा याद नहीं की थी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने मुख्य बिंदु समझा दिए हैं, अब कल आऊँगा। नाजिशा बेगम के चेहरे पर एक पल को ठहराव आया, फिर धीमे स्वर में बोली कि बेटा तुमसे काम था। ताइजाद राजकुमार ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वो कुछ कहते इससे पहले ही वे बोलीं कि क्या तुम अपने वालिद साहब तक एक पैगाम पहुंचा दोगे? बहुत ज़रूरी है। भाई साहब काफ़ी व्यस्त रहते हैं, वरना मैं खुद मिलने तुम्हारे महल चली जाती, मगर रात के वक्त जाना हमें अच्छा नहीं लगता। ताइजाद राजकुमार ने ताज्जुब से पूछा कि जी कहिए, सब खैरियत है? कोई टेंशन की बात तो नहीं? चाचा जान ठीक है ना? वह अपनत्व भरे स्वर में बोले। नाजिशा बेगम कुछ क्षण चुप रहीं, जैसे लफ्ज़ सोच रही हों, फिर गंभीरता से बोली कि दरअसल तुम्हारे चाचा जान संदेश भिजवा रहे हैं तुम्हारे वालिद साहब को। 2 दिन से वे तुम्हारी तरफ आने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर व्यापार से फुर्सत नहीं मिल पाती और निकलते निकलते रात हो जाती है, और मुझे रात के वक्त किसी के महल जाना अच्छा नहीं लगता। ताइजाद राजकुमार ने धैर्य से जवाब दिया कि जी, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझे बताइए, सब ठीक तो है? इतनी अर्जेंट मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? न जाने क्यों उनके भीतर ही भीतर बेचैनी होने लगी थी। नाजिशा बेगम ने एक पल को नजरें झुका लीं, फिर गंभीर स्वर में बोली कि बेटा, मेहरुन्निसा के लिए एक रिश्ता आया है। बहुत ही काबिल युवक है। हमें तो बहुत अच्छा लगा।
तुम्हारे चाचा जान को भी बहुत पसंद आया है, मगर वो चाहते थे कि तुम्हारे वालिद साहब से बात कर लें ताकि वो खुद भी अपनी तसल्ली कर सकें। तुम भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने मेरी मेहरुन्निसा के लिए बहुत कुछ किया है, मैं यह नहीं भूलती। तुम्हारे चाचा जान इस रिश्ते से काफ़ी मुतमईन हैं और मैं भी पूरी तरह राज़ी हूँ। परिवार भी बड़ा नहीं है, हमारी मेहरुन्निसा उन लोगों के साथ खुश रहेगी। ये सुनते ही ताइज़ाद राजकुमार के चेहरे के नक्श एक पल को सख्त हो गए। उनकी आंखों में नापसंदगी की झलक उतर आई, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा कि लेकिन अभी वो छोटी है, सिर्फ 18 साल की। आप इतनी कम उम्र में उसका निकाह करवाएंगी? अभी अगर वो शिक्षा पूरी कर लेती तो आगे की शिक्षा में होती। क्या हो गया है आपको? हमारे खानदान में कब इतनी कम उम्र में लड़कियों के निकाह होने लगे? आप क्या सोच रही हैं उसके बारे में? नाज़िशा बेगम ने सिर हिलाकर तल्खी से कहा कि उसे पढ़ाई का कोई शौक नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चाचा जान की ख्वाहिश है कि ये लड़की बुनियादी शिक्षा कर ले, इसीलिए हमने इसे तुम्हारे जिम्मे डाला हुआ है। मगर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगी, इसीलिए उसके वालिद चाहते हैं कि इसका निकाह करवा दें। वैसे भी इसे सजने धजने का बहुत शौक है, अपना घर संभाल लेगी। मैंने सब कुछ इसे सिखा दिया है, रिश्तों को संभालने का हुनर इसके पास है। मेरी बच्ची किसी से बदतमीजी नहीं करती, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जो परिवार के लिए नुकसानदेह हो। ताइज़ाद राजकुमार ने गहरी सांस ली और नरम मगर एतिजाजी अंदाज में बोले कि मगर अभी ये बहुत छोटी है, इसे पढ़ने दें, अपना भविष्य बनाने दें। आप ऐसी बातें इसके दिमाग में डाल ही क्यों रही हैं? आपकी वजह से ये बिगड़ जाएगी। आप क्यों ऐसे कर रही हैं चाची जान? वालिद साहब भी आपको यही कहेंगे कि अभी इसका रिश्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़िशा बेगम तुरंत हंसते हुए बोली कि अरे बेटा छोड़ो, लड़कियों का कौन सा भविष्य होता है, अपने घर की हो जाए, हम दोनों के लिए यही सुकून की बात है। हमारे कौन से 10-12 बच्चे हैं, बस यही एक है, कब सांसें रुक जाएं कुछ पता नहीं। इसे इसकी जिंदगी में इसके घर का कर देंगे तो हम सुकून में रहेंगे। ताइज़ाद राजकुमार ने बेबस होकर नजरें झुका लीं और बस इतना कहा कि जी, फिर सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर उनके कदमों की रफ्तार सुस्त थी, जैसे अंदरूनी कशमकश ने उन्हें भारी कर दिया हो। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके चेहरे पर सख्ती और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बेहद बेचैन नजर आ रहे थे, और भला बेचैन क्यों न होते। जिस राजकुमारी को उन्होंने हमेशा अपने लिए चुना था, जिसके साथ रहने के लिए वो कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे, उसे किसी और का होते देखना या उसके बारे में ऐसा सोचना भी उनके लिए गुनाह जैसा लग रहा था। उनका दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। मेहरुन्निसा उनकी थी और यह बात तय थी। घोड़े पर बैठते ही उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों को संदेश भिजवाया और एक पल भी नहीं लगा उन्हें ये फैसला करने में कि अब देर नहीं करनी है। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी। शाम ढल रही थी। कमरे की खिड़की से हल्की सी मध्यम रोशनी अंदर उतर रही थी। मेहरुन्निसा अपने बिछावन पर आराम से अर्धनिद्रा में बैठी थी। सामने आईने पर नजरें जमाए वो एहतियात से अपने नाखूनों पर महावर लगा रही थी। कमरे में महावर की तेज खुशबू फैली हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। वो ऐसी ही थी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने वाली। उसे न पढ़ाई की परवाह थी, न रिश्तों की और न ही जिंदगी की किसी और बात की। बस अपने आप में मग्न रहना उसका पसंदीदा शुगल था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और नाज़िशा बेगम तेज कदमों से अंदर आईं। उनके चेहरे पर उलझन और हैरानी साफ झलक रही थी। मेहरुन्निसा ने एक नज़र उनकी तरफ डाली और फिर से अपने नाखूनों पर महावर फेरने लगी। नाज़िशा बेगम सीधा बोली कि मेहरुन्निसा, गज़ब हो गया, मैं तो ये खबर सुनकर ही दंग रह गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो मैं सुनकर आ रही हूँ वो हकीकत है। उसने अचरज से उनकी तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही नाज़िशा बेगम आगे बोली कि तुम्हारे बड़े नवाब साहब के महल से संदेश आया है। बता रहे हैं कि ताइज़ाद राजकुमार का निकाह है, वह भी इसी हफ्ते। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक फैसला क्यों किया गया। कल तक सबको यही पता चल रहा था कि ताइज़ाद राजकुमार 5 साल से पहले निकाह नहीं करेंगे। उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना है, अपनी व्यापारिक स्थापना को आगे बढ़ाना है। फिर निकाह, वो भी इतनी जल्दी? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मेहरुन्निसा के हाथ से महावर की शीशी जरा सी हिलकर गिरने ही वाली थी, मगर उसने तुरंत संभाल लिया। हैरत उसके चेहरे पर यूं छा गई जैसे अचानक बिजली गरज जाए। उसने महावर एक तरफ फेंकी और सीधी होकर बैठ गई। फिर अपनी माँ को देखते हुए उलझन भरे लहजे में बोली कि आप झूठ बोल रही हैं ना? यह सच नहीं है ना? आप बेवजह कह रही हैं ना? ये मजाक है ना?
वो हैरत और शक के मिले जुले अंदाज में बोली। नाज़िशा बेगम ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वे कह रहे हैं कि अचानक ही सब कुछ तय हुआ है। लड़की वालों को जरा जल्दी है, इसीलिए चाहते हैं कि निकाह इसी हफ्ते हो जाए। वैसे भी तुम्हारे बड़े नवाब साहब के पास खुदा का दिया सब कुछ है। दौलत, महल, घोड़े, उन्हें किस चीज़ की परवाह? वे तो तुरंत ही निकाह की तैयारियां भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तायजाद राजकुमार इतनी जल्दी निकाह कैसे कर सकते हैं? उनका इरादा तो दूर दूर तक नहीं था। मेहरुन्निसा के चेहरे पर हैरत की जगह खुशी छा गई। वो फौरन उछलकर खड़ी हुई और चहक कर बोली कि वाह जनाब, मज़ा आ जाएगा, इनसे मेरी जान छूट जाएगी। अब जब वे पढ़ाने आएंगे तो उनकी बेगम को एतराज़ होगा और फिर वो मुझे पढ़ाएंगे भी नहीं, आपसे माफ़ी मांग लेंगे। मेरे तो मज़े आ गए। इनकी तो बेगम ही इन्हें सीधा करेगी, जितने सख्त हैं रोज़ मारेगी। क्या समझते हैं दूसरी लड़कियों को डरा धमकाकर ये चैन से रह लेंगे? मेरी तो दुआ है कि इनकी बेगम इन्हें रोज़ मारे और कमरे से भी निकाल दें।